बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूँ। आज बेटा हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक देखा था बायो प्रोसेसिंग के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ हमने एस्पेक्ट देखे थे जो कि कल अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, है ना, और तुम्हारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्लाज्मिड वगैरह सारी बातें पढ़ा दी थी जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर पढ़ा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप पूरे लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट उसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड की। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे टूल्स। क्या पढ़ेंगे? जो ना बोले उसको मुंह काला। क्या पढ़ेंगे? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हम लोग बनाते हैं, वो सब बातें हमने कल करी थी। आज हम देखेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें बेटा सबसे पहला है एंजाइम। क्या है बेटा? सबसे पहला है एंजाइम। अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसके लिए कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और इन एंजाइम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दे रहा? सब लोग बोल रहे हैं क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहला होता है एंजाइम, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। उसके बाद में आता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। क्या आता है? क्लोनिंग वेक्टर। अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहले आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, फिर चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, उसके बाद चाहिए कंपिटेंट होस्ट। क्या चाहिए? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंपिटेंट होस्ट, कंपिटेंट का मतलब जो उसको ले सके, है ना। अब आप ऐसे को दे रहे हैं जो ले ही ना पाएगा, उसको रिजेक्ट कर देगा तो क्या मतलब है? तो कंपिटेंसी का मतलब होता है ऐसा होस्ट जो उसको एक्सेप्ट कर सके और उसके लिए फेवरेबल हो। आई बात समझ में? ये तीनों जो चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। याद रखना, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किससे आया है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं? इन्हीं का नाम है, और लगा के लिख सकते हैं ब्रैकेट वगैरह में, मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर। याद रहेगा, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। यानी कैंची है जो मॉलिक्यूल को काट देती है, जो कैंची है जो मॉलिक्यूल को काट देती है, डीएनए को काटने के काम में आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये एक झांकी बनी हुई है जिसमें ये डीएनए बैठा हुआ है। ठीक है, और ये कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कैंची का काम कर रहा है, यहाँ से डीएनए को क्या कर दिया? काट दिया, है ना। ये बहुत ही अच्छा इसमें दर्शाया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। हालांकि इसको बनाना नहीं है। हाँ हाँ, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको बनाने लगेंगे। इसको बनाना नहीं, ये सब देखने के लिए, कुछ चीज़ें देखने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें देखो और फील करो, है ना। हर चीज़ को बनाया नहीं जाता, कुछ चीज़ें बस देखी जाती हैं। सुन पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया, आई थिंक आप समझ गए होगे। स्टीवर्ट लिन एंड वर्नर आर्बर आइसोलेटेड टू एंजाइम्स। सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, आर्बर और लिन, जिसने दो एंजाइम को क्या किया? बोलो, आइसोलेट किया, निकाला। रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया है। अच्छा तुम ध्यान सुनो, एक तुम्हें बात बताता हूँ। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? मान लो ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? ये बेटा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वो होता है, ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसको ईट कर लेते हैं। वायरसेस ईटिंग और किलिंग द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो क्या ये अपना जो है वायरल आरएनए या डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल के अंदर छोड़ देते हैं? वो जेनेटिक मटेरियल को मार देता है, जैसे हमने एचआईवी वगैरह में, एड्स वगैरह में पढ़ा था, याद आ रहा? ठीक, बैक्टीरिया बहुत डबल है। बैक्टीरिया जान गया कि बैक्टीरियोफेज हमको मारता है, तो इसने क्या किया? इसने अपने अंदर कुछ एंजाइम बनाए। कह रहे हैं कुछ एंजाइम बनाए, इनका नाम है आरई। आरई यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम? रेस्ट्रिक्शन। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको काट देगा। सीजर है, कैंची है, उसको काट देगा। तो वायरस का जो डीएनए है वो फेल हो गया, फिर वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे पहले दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थे वो इन दोनों साइंटिस्ट ने देखे थे, और वो रेस्ट्रिक्ट करते थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। इकोलाई के अंदर जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ थी उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे, उसको रोक देते थे। ये हमेशा याद रखना, ये वाला पॉइंट, कि जो तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये हमारे अंदर पाए जाएंगे? आंसर है नहीं। ये किस लिए पाए जाते हैं? डिफेंस के लिए, सेलुलर डिफेंस से, बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए। ये बैक्टीरिया का एडेप्टेशन है। क्या है बेटा? एडेप्टेशन है। बहुत बढ़िया, चले सुने। द एंजाइम विच कट डीएनए इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मेरे साथ बोलो, वो एंजाइम जो डीएनए को काट देता है, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, इसलिए नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है? ये जेनेटिक मटेरियल को काट देते हैं, डीएनए आरएनए को काट देते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। दीज एंजाइम आर प्लेस्ड अंडर कैटेगरी ऑफ न्यूक्लिएज। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लिएज। क्या कहते हैं?
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड, किसको? न्यूक्लिक एसिड को जो डीएनए डाइजेस्ट कर दे, तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियेज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये जो भाई साहब न्यूक्लियेज है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो न्यूक्लियेज हैं, एक सेकेंड, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, न्यूक्लियेज हैं, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है एक्सो न्यूक्लियेज, क्या होता है? और एक होता है एंडो न्यूक्लियेज, क्या होता है? जैसे ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको आप बाहर से काटेंगे तो इसको बोलेंगे एक्सो न्यूक्लियस। जो कोने में काटता है, बाहर से काटता है, उसको बोलेंगे एक्सो न्यूक्लियस, है ना? समझ गया ना? एक बाहर का आदमी है, एक बाहर का आदमी है जो आपके घर वालों को लड़वा रहा है, झगड़वा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, चुगली उगली कर देते हैं, आपस में लड़वा देते हैं, है कि नहीं? ज्यादातर महिलाएं इसमें होती हैं, उनको ज्यादा इसमें मजा बहुत आता है महिलाओं को, है कि नहीं? तो क्या होता है, चुगली उगली करके लोगों को लड़वा दिया, यहाँ फोन कर दिया, देखो फलाना तुमको ये कह रहे हैं, उसकी आवाज रिकॉर्ड करके उसको भेज दी, देखो आदमी तुम्हें ये कह रहा है। तो लोग क्या करते हैं, आपस में लड़वाते हैं। ये होगा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, बाहर वाले हैं। और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस, जो घर के अंदर ही माहौल बनाए हैं। कुछ लोग घर के अंदर हैं, है ना, आपके बीच में रहेंगे और आपके बीच की बातें निकाल निकाल के बाहर भेजेंगे और बाहर के लोगों को आपसे फिर लड़वा देंगे। और जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं ना, तो सबसे पहले तुम तो आगे भागते हैं, आपसे नजरें नहीं मिला पाते हैं और सामने एकदम प्यार से बोलेंगे कि हम आपके सब कुछ हैं, है ना? प्यार से आपको जो है दिखावा करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, ये लीजिए अच्छा अच्छा खाना खाइए, आपको मतलब आपको शो करेंगे हम आपके बहुत अच्छे हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके गुड पर्सन बन के रहेंगे। और बाद में जब काला सच सामने आएगा, आस्तीन के सांप, तो दौड़ लगा के भाग जाएंगे, है कि नहीं? फिर शकल दिखा नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहो। बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, इधर आओ। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या है? रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। कोने से काटते हैं। कहां से काटते हैं? चाहे वो 5 प्राइम हो, चाहे वो 3 प्राइम हो, किसी भी डुप्लेक्स मतलब किसी भी दो डबल स्टैंड डीएनए के किसी भी स्टैंड को काट देंगे, बाहर से काटेंगे। और वो कौन है? जो स्पेसिफिक पोजीशन में काटेगा विद इन द डीएनए। डीएनए के अंदर किसी एक पर्टिकुलर साइड पे काटेगा। अगर यहां काट रहा है तो यहीं काटेगा। तो जो अंदर काट रहा है एंडोन्यूक्लियस, जो बाहर काट रहा है एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसे बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, बोलो वो एंजाइम, बोलो वो एंजाइम जो डीएनए को काटता है, उसकी ग्रोथ को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। एक है कि दो दो है? बाहर वाला एक्सोन्यूक्लियस, अंदर वाला क्या याद रहेगा? बोलो मेरे साथ, बोलो द फर्स्ट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मैं इसको अलग से क्यों मैंने यहाँ पे शो किया है? सुनो, इसको पीपीटी मैंने अलग से क्यों शो किया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछी गई है। मेरे साथ बोलो, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था? हिंद। सेकंड कौन था? कौन था? इसको आइसोलेट किया स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैली। किसने? स्मिथ, विलकॉक्स, कैली। ये 3 साइंटिस्ट थे। कौन थे? स्मिथ, विलकॉक्स। 1960 और इन्होंने ये देखा कि जो डीएनए को ये काटता है ना, मॉलिक्यूल को, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को, और उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? याद रखना, याद रखना बेटा। कुछ पॉइंट बता रहा हूं, नीट में डायरेक्ट पूछे गए हैं। पहला पॉइंट हिंद, सेकंड पहला पॉइंट, जो ना बोले उसको मुंह काला। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कट करता है डीएनए को एट पर्टिकुलर पॉइंट में। कितने बेस पेयर? 6 बेस पेयर। कितने बेस पेयर? कितने बेस पेयर? कितने बेस पेयर? कितने बेस पेयर? जिसको कहा जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद। सेकंड अभी आगे आएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, GAATTC। क्या कहा? GAATTC। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, ये 6 बेस पेयर का, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी आप लोगों को बताता हूं, परेशान बिल्कुल ना होना, लिखने का पूरा टाइम दूंगा। इधर आओ सामने। ये मैंने कुछ बातें हाईलाइट कर रखी हैं, ध्यान सुनना। जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्या कहा? जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनको किससे निकाला गया? बैक्टीरिया से निकाला गया। किससे निकाला गया? और बेटा मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब तक 900 से भी ज्यादा, लगभग 900 कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं बैक्टीरिया से। और वो भी कितने? 230 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के जिनसे निकाले गए हैं। ये डेटा याद रखना, इसलिए अलग से हाईलाइटेड है। नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है, बोर्ड में डायरेक्ट एमसीक्यू में रहता है। मैंने क्या कहा? अब तक मोर देन 900 जो तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं वो बैक्टीरिया से निकाले गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं, जिसमें से 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का यूज किया गया। कितने? 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का यूज किया है। 230 बैक्टीरिया से लगभग 900 एंजाइम हम लोगों ने निकाले हैं। सारे बैक्टीरिया से नहीं निकाले हैं, बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, याद रहेगा। बोलो भाई। और सबसे खास बात यह है, विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो क्या करते हैं? डीएनए को अलग अलग जगह काटते हैं। जैसे एक एंजाइम है वो GAAT जहां होगा वहीं काटेगा, एक है जो TT के बीच में काटेगा, एक है जो 4A उधर होंगे 4A उधर होंगे तब काटेगा। सबका अपना अपना रूल है, तो जहां तुमको यूज करना हो यूज कर लो। आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई साहब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये नोट लगा के लिख लेना, ये तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में पाया
नहीं जाता है। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट में। किसके साथ? अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं ताकि याद रहे। बोलो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता है? मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या है? एक है कि दो हैं? एक कौन है? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर से काटता है, एंडोन्यूक्लियस जो अंदर काटता है। अंदर कहीं से काट देगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, क्या कहेंगे? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन, अच्छा, सबसे पहला कौन था? हिंद। सेकंड कौन था? किसने खोजा था? स्मिथ, विल्कॉक्स, कैली। किसने? 1960 1968 याद रहेगा? 1968 याद रहेगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? कितने बेस पेयर को काटता है? 6 बेस पेयर को। नाम बताओ। GAATTC का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब तक मोर देन 900 अब तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है निकाले जा चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं। किससे? ओवर 230 स्ट्रेन से। 230 स्ट्रेन से। किसके? बैक्टीरियल स्ट्रेन से। 230 बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन से इनको निकाला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सिर्फ प्रोकैरियोट पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता है। क्या बात याद रहेगी? तो अब तक जितना पढ़ाया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे, लेकिन अगर टाइम दूंगा परेशान ना हो। उसके पहले पढ़ लेते हैं नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपके आज का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, हो सकता है इस साल इससे क्वेश्चन आए। वैसे आज जो पढ़ा रहा हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन मेरा मानना है इस साल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। इस साल चाहे नीट के एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के मुझे लग रहे हैं चांसेस हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत ईजी है। उसके पहले यहां पर दा है, THE। क्या है? दा। असल में जो भी बैक्टीरिया का नाम होता है, एक बार ध्यान सुनना, जो भी बैक्टीरिया का नाम होता है वो बहुत सिंपल है। ये झांकी आप लोग बनाएंगे, ऊपर ये थ्योरी तो लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस हैं, और ये झांकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी सब सिखा देंगे हम। ठीक है, बहुत इजी, अच्छे समझना। देखो, जैसे एक तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1। क्या नाम है? 1 कह दो, फर्स्ट कह दो, बातें की है। ठीक है, EcoR फर्स्ट या EcoR1 ये नाम है। जब भी किसी भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखते हैं, उसका जो पहला वर्ड होता है, क्या होता है? उसका जो पहला वर्ड होता है वो आता है फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला वर्ड है वो आता है फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम। जीनस के नेम से आता है। जैसे EcoR1 जो है E. coli के अंदर पाया जाता है। किसके पाया जाता है? तो इसलिए Escherichia coli यानी E. coli से पाया जाता है, इसलिए उसी के जीनस के नाम से हमने रख दिया E नाम। क्या रख दिया? ठीक है। सेकंड पार्ट आता है, किससे आता है? स्पीसीज के नेम से। किससे आता है? और इसका स्पीसीज का नाम है कोलाई। क्या नाम है? द ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका पूरा नाम है Escherichia coli। तो Escherichia नाम है उसके जीनस का, कोलाई नाम है उस बैक्टीरिया का। समझ गए? इसलिए पहला वर्ड आता है उसके जीनस से, बाद के 2 वर्ड आते हैं उसके स्पीसीज के नाम से, जिससे तुमने बैक्टीरिया से उसको निकाला है या जहां से पाया गया है, जिसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है, जैसे ये देखो थर्ड पार्ट है ना, ये बोलो, ये आता है स्ट्रेन के टाइप से। किससे आता है? जैसे इसका स्ट्रेन है RY13। क्या है? RY, तो हमने यहां से R ले लिया, R स्ट्रेन है। याद करो, ऐसे स्ट्रेन R स्ट्रेन का भी याद आ रहा था। ठीक है, उसके बाद में जो ये है ना, ये रोमन नंबर है, ये I नहीं है, ये क्या है? ये फर्स्ट है। क्या है? तो ये होता है जिस ऑर्डर से तुमने उसको निकाला, उसका ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, कुछ याद आ रहा है? तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो जिस ऑर्डर पे तुमने इसको डिस्कवर किया है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है ना, वो एनिमल किंगडम वाला ना कर देना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये उसकी डिस्कवरी का ऑर्डर है। फर्स्ट का मतलब 1 जो है ये फर्स्ट है, आई नहीं है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम द E. coli, तो E. coli से निकाला गया तो 1 कर दिया। E. coli से दूसरा निकाला जाएगा तो क्या कर देंगे? EcoR1 की जगह EcoR सेकंड कर देंगे, EcoR सेकंड कर देंगे। तीसरा निकाला जाएगा तो EcoR थर्ड कर देंगे। तो उसका नंबर ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस का उसको कहां से निकाला गया? ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है द कन्वेंशनल, क्या कहते हैं? द कन्वेंशन फॉर नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम प्रोसीड इन द वे दैट फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया जो काम की बात है ना, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस। फिर उसके बाद में सेकंड 2 लेटर जो है वो कहां से आते हैं? स्पीसीज से। जैसे EcoR1 कम्स फ्रॉम E. coli RY13, बैक्टीरिया है E. coli RY13, जिससे कहा आया है EcoR1 नाम का हमारा आया है। क्या आया है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो R लेटर किससे डराइव होता है? नेम ऑफ स्ट्रेन से। जो रोमन नंबर है वो कहां से आता है? इंडिकेटिंग द ऑर्डर यानी कौन से नंबर का एंजाइम है। जैसे एक बैक्टीरिया से मैंने 4 एंजाइम निकाल लिए इससे, अब तो पहला एंजाइम क्या होगा? EcoR1, दूसरा होगा EcoR सेकंड, तीसरा होगा EcoR थर्ड, चौथा होगा EcoR4। याद रहेगा? बोलो। तो E. coli का नाम रख सकते हैं, किसी भी रेस्ट्रिक्शन, किसी भी E. coli नहीं, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम हम रख सकते हैं। बस एक बात याद रखना, मेरे साथ बोलो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या कहा? सुना नहीं दे रहा। जो नाम होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना। कितनी चीजों से मिलकर बना है? पहला क्या है?
जो पहला वर्ड होगा कैपिटल लेटर में वो होगा जीनस। उसके बाद जो दो वर्ड होंगे किससे होंगे? स्पीशीज से। उसके बाद जो एक लेटर होगा किससे होगा? स्ट्रेन से। फिर उसके बाद जो रोमन नंबर होगा क्या होगा उसका? सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर की किस सीक्वेंस पे वो डिस्कवर हुआ है, पहले हुआ है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर वगैरह वगैरह। कर लोगे? इजी है ये। बताओ भाई, तुम लोग को आज पूरा याद करा दूंगा, बार बार बोल के याद करा दूंगा। क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम सुना है? क्या ये वो हैं जो मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं? क्या डीएनए को काटते हैं? क्या ये बैक्टीरियल फेज की ग्रोथ को रोकते थे? क्या ये बैक्टीरिया के अंदर डिफेंस के काम में आते हैं? ये पॉइंट याद रखना, डिफेंस इन बैक्टीरिया, एक पॉइंट ऐड कर लेना, डिफेंस इन, ये नीट में पूछा जाएगा आपसे, डिफेंस इन, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इन बैक्टीरिया का सेलुलर डिफेंस है, ठीक है ना। इसके बाद में जो है फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये, दो तरह के होते हैं, एक कौन है? एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा कौन है? एंडोन्यूक्लियस। पहला कौन है? एक्सो, दूसरा कौन है? जो बाहर काटेगा एक्सो, जो अंदर काटेगा, जो स्पेसिफिक साइट पे काटेगा वो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है ना। अंदर तो काटेगा लेकिन स्पेसिफिक साइट पे काटेगा। जैसे सबसे पहला जो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो किसने निकाला था? हिंद सेकंड था, आइसोलेट किया था स्मिथ, विलकॉक्स और कैलिन ने 1968 में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को काटता था, 6 बेस पेयर के, उसको बोलते थे रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंद 2, इसी का नाम था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस था ये था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या था बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या था? पैलिंड्रोमिक। अब तक 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले जा चुके हैं, ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बात आपको याद रखनी है। और ये प्रोकैरियोट पाए जाते हैं, यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में ये क्या है? सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? अगर तुमको मेरे लेक्चर देखने के साथ साथ हर चीज याद हो रही है तभी लेक्चर देखने का मतलब वरना नहीं है कि नहीं? आईओसन में तो क्लास में ही सब याद करना है, ठीक है। ऑनलाइन में तुम चाहे 10 बार याद कर लोगे, लेक्चर देख लोगे, लेकिन जो फील जो क्लास में याद हो जाएगा वो याद हमेशा रहेगा। हाँ, लेक्चर देख लोगे, रिवीजन हो जाएगा, है ना, लेकिन जो क्लास में बैठ के याद कर लोगे हमेशा याद रहेगा। आई बात समझ में? बोलो, ठीक है। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेमिंग है वो 4 चीजों से होती है। पहला वर्ड कहाँ से आता है? हाँ, जीनस के नेम से। क्लास में बोलोगे तभी याद होगा। पहला वर्ड कहाँ से आता है? बात के दो कहाँ से आते हैं? फिर उसके बाद एक लेटर और कहाँ से आता है? स्ट्रेन। और जो नंबर आता है रोमन नंबर वो कहाँ से आता है? ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। याद रहेगा? तो ये सब लिख लोगे पॉइंट। उसके बाद में जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, चाहे सिर्फ हाईलाइटेड लिख देना, कोई जरूरी नहीं है व्हाइट वालों को लिखने की, वो एजेएमआर है ना, एनसीईआरटी है पूरी एज इट इज मैंने छाप दी है, बट जो काम के थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे आप एनसीईआरटी में हाईलाइट करते हो ना, वहाँ पे हाईलाइटेड है आई बस वन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये झांकी अपने पास है। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर रहेगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो अंदर काट रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसकी क्या मैकेनिज्म है? ये क्या करता है? देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसका सबसे पहला काम ये है, ये डीएनए के अंदर जो है, ये डीएनए में जाएगा और डीएनए के अंदर जो है ये अपनी रिकॉग्निशन साइट को ढूंढेगा कि मुझे काटना कहाँ है। ऐसे कहीं नहीं काट देगा, ये अंदर बीच में कहीं आएगा और ढूंढेगा, और जब इसका सीक्वेंस इसको मिल जाएगा तो इसको जहां कट लगाना है, इस सीक्वेंस मान लो 6 बेस पेयर है, कट लगाना तो यहां से फर्स्ट नंबर कट लगा दिया। समझ गए? तो ये क्या करता है? डीएनए अपने सीक्वेंस को ढूंढता है और उस सीक्वेंस को पर्टिकुलर जगह से काटेगा, और इस सीक्वेंस का नाम है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और यहां पे इसने कट लगा दिया अपने सीक्वेंस के अंदर। आई बात समझ में? और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है जरा ये समझो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है मलयालम, जैसे ये है। तो अगर हम किसी चीज को ऐसे पढ़ें लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ दें तो दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे मलयालम इधर से पढ़ोगे तब भी क्या आएगा? मलयालम। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्या कहा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो 3 प्राइम 5 प्राइम वाली जो लाइन है इसको भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे तो वही मतलब होगा। जैसे GAATTC 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इधर भी 5 से 3 पढ़ोगे तो GAATTC ही आएगा। और ऐसे हम सीक्वेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस जो सेम डायरेक्शन पे पढ़ने पर, देखो 5 से 3 5 से 3, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, 5 से 3 में पढ़ोगे सेम आएगा। तो याद रखना, ये 10 बार पूछा गया नीट में। GAATTC कौन सा सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? जो हिंद 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो ये है। यही टिक करना वहां पे। आई वाज ऑन नीट में कई बार तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता तुमने क्वेश्चन ना देखा हो। देखे हो नीट में? नहीं देखे हो? देखे हैं आई वाज ऑन में। तो याद रखना GAATTC। अब सीधा सीधा याद रखना GAA, देसी बोले तो 3 5 सटाक, 3 5 करोगे सटाक से देंगे, कहते हैं ना डायलॉग, ज्यादा 3 5 किए तो सटाक से देंगे, कहते हैं ना। तो याद रखना 3 5 सटाक, CTTAG, 3 5 किए सटाक से देंगे, कहा जाता ना डायलॉग उत्तर प्रदेश में यूपी वालों
कहा जाता है। बस याद रखो, ठीक है, कि 3 5 किए तो सटाक से देंगे एक ठो, तो लाइन में आ जाओगे। तो एकदम डिटेल याद, 3 5 सटाक 3 5 याद रहेगा। बोलो आप पहचान लोगे तब ये आएगा, 3 5 कर देना, वहां कर दोगे। चलो आओ देखते हैं। बोलो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग। इंस्पेक्शन का मतलब होता है दौरे पर जाना, देखना। अच्छा समझ रहे हो? तो पहले इंस्पेक्शन करता है, ये देखता है, तहकीकात करता है। लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस वंस इट फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पूरी लेंथ ऑफ डीएनए में जाएगा, ढूंढेगा, और जैसे ही फाइंड कर लेगा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, भाई साहब डीएनए को क्या कर देगा? कट कर देगा। ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देगा? काट देगा, और फिक्स स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन नीट पे पूछा गया है कि ये बताइए जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को कहां से काटता है? तो आप कहेंगे सुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो सुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है वहां से काटता है। याद करो, पढ़ाया था डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में, बैकबोन किससे बनी है? सुगर और फॉस्फेट से। ये भी नीट में पूछा गया है। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने आपको पढ़ा दी, लेक्चर देखने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद में नीट का बोर्ड का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। पूरे नोट्स में कवर्ड हैं चीजें, क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखी है आई वाज ऑन में। तो चीजें अच्छे से पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको हाईलाइट करके दे दिया है, कहां कहां से क्वेश्चन बनता है। और जिस दिन आपने सिलेबस पढ़ लिया और आपको ये पता चल गया कि अच्छा ये क्वेश्चन में आ सकता है, और आपने उसको पढ़ लिया, आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा। हम एग्जाम में वही कर पाते हैं जो हम एक बार घर में कर चुके होते हैं। कभी नई चीज हम एग्जाम में देखते हैं तो कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमेशा पढ़ना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट इसी तरह तैयारी करता है। क्या याद रहेगा? पक्का? बोलो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। जो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? क्या है पैलिंड्रोम? तो हम कहते हैं पैलिंड्रोम आर द ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रेड फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर आप ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े, सेम आए। क्या है? जैसे मलयालम, जैसे कौन सलम? मलयालम, या मैडम आई एम एडम। अब यहां से पढ़ो, मैडम, मैडम नहीं आ रहा क्या? मैडम आई एम, अच्छा आई केवल एम था यहां पे। अच्छा ठीक है, हो गया। सुनो भाई, मैडम आई और ए एम नहीं है, केवल एम होगा यहाँ पे। क्या होगा? केवल एम होगा। एडम, ये लिखने की मिस्टेक होगी, तभी हम कहें साला, क्योंकि हम तो अपने टाइम में मैडम आई या मैडम को पढ़े थे, है कि नहीं? आई वाज ऑन में ये गलत हो नहीं सकता, ये एम है केवल। मैडम आई एम एडम। अब ऐसे पढ़ो तो मैडम आई एम एडम। आ गया? बोलो, देखो, मैडम आई एम और एडम। तो ऐसे पढ़ो। ये कुल मिला के तुमको एक कह सकते हैं ट्रिक टाइप में, कि तुमको याद हो जाए बस, कि मैडम आई या मैडम या मलयालम, ये तुमको टिप टाइप में दिया गया, ट्रिक टाइप का, ठीक है ना, कि याद कर लो बेटा, ये लो। लेकिन याद यही करना है, वहां ये लेना चले जाना मैडम आई या मैडम, नंबर न देगा एक ठो, वो ये तुमको समझाने के लिए दिया गया है। पता चला एग्जाम में आ गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तुमने दिया मैडम आई या मैडम, तो ये नहीं चलेगा, है ना। वहां यही लिख के आना है। आंसर में क्या लिखोगे? यही लिखोगे, है ना। 3 5 के सटाक से देंगे, ठीक है ना। तो आंसर यही याद करोगे। लेकिन अब वो मैडम आई या मैडम और ये मलयालम, ये सब ज्ञान इसलिए दिया गया है ताकि तुमको एक ये चीज पता चल जाए, यहाँ 5 प्राइम होगा, यहाँ 3 प्राइम होगा, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम। हाँ, ताकि तुमको ये पता चल जाए ये केवल एम है बस, है ना। ताकि तुमको क्या पता चल जाए बेटा? ये पता चल जाए कि पैलिंड्रोम का मतलब है दोनों साइड से सेम पढ़ना। तो ये तुमको ट्रिक टाइप की दे दी गई है ना, कि बेटा ये लो, एक तो टिप ले लो, ऐस करो, जियो, है कि नहीं, इसलिए दिया गया है। आई बस ऑन में, तो उसको पर्सनल ना लेना। क्या ना लेना? कि मैम को पकड़ा दो, मैडम आई या मैडम, है ना, मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ, मैम को ज्ञान ना पहनना वहां। बोलो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। अब ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बता रहे हैं। जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये क्या है? तो वो क्या करेगा? यहां से नहीं काट देगा कि यहीं से काट दे। वो क्या करता है, आपका जो ये पैलिंड्रोम है, इसको यहां से कोने से कहीं, यहां कहीं काट देगा, बीच में आके इधर, और इधर जैसे उसने टीटी के बीच में काटा है ना, तो इधर भी टीटी के बीच में ही काटेगा। ऐसा नहीं करेगा कि पूरा एक बार में काट दी हूं, नहीं। क्या करेगा? अगर इधर से आके लिटिल अवे फ्रॉम द एंड, कोने से अगर इधर काटा है तो इधर भी कोने से इधर ही काटेगा। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की खास बात है। अब सुनना, इसने इस 2 स्ट्रैंड को काट दिया। बेटा सुनो, इसने इस 2 स्ट्रैंड को, बहुत पहलेंगे तुमको, यहां पे आओ, बहुत बात करते हो। 2 स्ट्रैंड को यहां काट दिया, तो ये यहां से अलग हो गया, तो ये वाला हिस्सा हट गया, तो ये खाली दिखाई देगा ना। ये क्या दिखाई देगा? खाली हो जाएगा। भाई तुम ये 2 काट के ले गए, तो ये क्या हो गया? खाली हो गया।
तो अब तुम क्या करोगे, जब इसको दूसरे किसी डीएनए से जोड़ोगे तो ये वाले इंड को उससे चिपका दोगे। मान लो मेरी ये उंगली है, तुम इसको ले गए तो ये खाली बची ना नीचे वाली, दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड ऐसे जुड़ी है डीएनए की, तुम इसको ले गए तो ये बची, तो ये खाली है। तो अब इसको जब किसी नए डीएनए से जोड़ोगे तो क्या करोगे, उसका भी काट के लाओगे, उसको जोड़ दोगे। समझ गए ना? तो ये जो खाली बचता है इसको बोलते हैं स्टिकी इंड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोहेसिव इंड। क्या बोलते हैं? और यहां से क्या करेगा, ये वाला हिस्सा कट जाएगा तो ये क्या बचेंगे, स्टिकी इंड। क्या बचेंगे, स्टिकी इंड। तो बेसिकली क्या करता है, जो तुम्हारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको क्या करेगा, बोलो, सेंटर से बिल्कुल एक पर्टिकुलर साइड पे जाके काटेगा, अवे फ्रॉम द एंड या सेंटर, बीच से ना काटेगा ना कोने में काटेगा, पर्टिकुलर कहीं बीच में काटेगा। और सबसे खास बात यह है, सेम टू बेसेस को काटता है अपोजिट स्ट्रैंड में। इधर आओ, अगर यहां पर इसने दोनों बेस पेयर के बीच में काटा है तो यहां पर भी सेम काटेगा अपोजिट स्ट्रैंड में। ऐसा नहीं है कि यहीं से कट कर दिया, नहीं, सेम को काटेगा। टी को ही काटा है तो टी को ही काटेगा। और लिखा दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। और क्या करेगा, कोने में देखो एक सिंगल स्ट्रैंड छूट गई है, देखो इधर ये छूटी है, इधर ये छूटी है, छूटी है कि नहीं छूटी, तो ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड को छोड़ देगा। और दीज आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड प्रेजेंट ऑन ईच स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, इधर से उंगली काट दी, इधर का छूटा है, इसका ही छूटा है, दोनों के एक एक छूटे हैं, तो किसी से भी जाके अटैच हो जाएंगे, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे होती है उसको काउंटर पार्ट कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से अलग कर देते हैं, वो आगे किसी को जोड़ने के काम में आती है, इसलिए स्टिकी है, चिपक सकती है। मतलब किसी भी नए डीएनए को अगर किसी से जोड़ेंगे तो वहां पे स्टिकी एंड से ही उसको अटैच करेंगे। आई बात समझ में? दोनों काट दोगे तो कहां से अटैच होगा। मान लो तुम्हारा डीएनए है, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है, और तुमने इसको यहां से काट दिया, तो अब ये किसी से ऐसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, तुमने एक इसकी एक स्ट्रैंड यहां तक काट दी। अब जो तुम्हारा नया डीएनए है, क्या डीएनए बेटा, जो नया डीएनए है उसको तुमने ऐसे कर रखा है, अब इसको उठा के यहां लगाओगे तो बढ़िया ऐसे चिपक गया, यहां भी बॉन्डिंग हो गई बीच में, है कि नहीं, तो ये डीएनए से जुड़ गया, दोनों एक नया डीएनए बन गया। आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड। इसको क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड। बोलो आई बात समझ में? अब सुनो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक डीएनए है, मेरे पास एक कट डीएनए है, देखो ये कट डीएनए है, इतना पोर्शन मैंने काट के अलग कर दिया है, इतना पोर्शन मैंने काट के, तो जो पोर्शन बचा वो कौन, दूसरी स्ट्रैंड का, स्टिकी एंड। अब मेरे पास दूसरा डीएनए का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस जो पीला वाला डीएनए उसका ये वाला हिस्सा काट दिया है, तो ये जो एक्स्ट्रा बचा ये कौन है, स्टिकी एंड। अब इन दोनों डीएनए को मैंने रख दिया, अब क्या अपने में से जुड़ जाएंगे, आंसर है नहीं, इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और जो डीएनए को जोड़ता है उसी को कहते हैं डीएनए लाइगेज यानी मॉलिक्यूलर ग्लू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा क्या है, सीजर है, कैंची है, काटता है। तो कुछ काटने वाले लोग हैं जो हमेशा लोगों को काटते रहते हैं, रिश्ते हो, किसी का रिलेशनशिप हो, वहां कैंची चलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं तुम्हारे डीएनए लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लू, ये जोड़ने का काम करते हैं। दो लोग लड़ रहे होंगे तब भी किसी ने किसी को गरिया दिया, तब भी कहेंगे भाई उसने तुमको गरिया नहीं था, वो तो ऐसे ही बोल रहा था। कुछ लोगों का नेचर अच्छा होता है, वो चाहे कहीं भी लड़ाई हो रही हो उसको शांति में बदल देंगे, वहां सपोर्ट करेंगे, भाई ऐसा है देखो आपस में बातचीत कर लो, और ये मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करते हैं, जोड़ते हैं, ये डीएनए लाइगेज हैं। कौन है, डीएनए। और ऐसे लोग जीवन बहुत काम आते हैं। हमेशा आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सही बताएं, गलत ना बताएं, मॉलिक्यूलर ग्लूज हो। कौन है मॉलिक्यूलर, बोलो, दीज एंजाइम रिपेयर broken DNA by joining nucleotides. बोलो, it is used in genetic engineering to reverse the action of restriction enzyme. अगर किसी restriction enzyme ने गलत काट दिया तो उसको वापस से रिवर्स करके हम उसको जोड़ सकते हैं, किसकी हेल्प से, इन्हीं महान लोगों की हेल्प से। और ऐसे लोग सबकी जिंदगी में होने चाहिए। दैट इज टू जॉइन द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टुगेदर लाइक T4 डीएनए लाइगेज। एग्जांपल कौन है, T4 डीएनए लाइगेज, याद रहेगा। बोलो भाई। तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, ठीक है। सारे नोट्स हम लोग लिख के बना लेंगे। मैं एक बार फिर से मौका देता हूँ पॉज करने के लिए, एक बार मैं फिर से मौका देता हूँ। क्या यहाँ से पढ़ाया था, इसको पॉज करके लिख लोगे, फिर क्या इसको लिख लोगे, बोलो, फिर इसको लिख लोगे, पॉज करने का टाइम पूरा मिलेगा, फिर इसको लिख लेना और फिर इसको लिख लेना, उसके बाद मैं फिर आऊँगा। थैंक यू।